अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अपने फर्स्ट चंक में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो एक आला सतह के वफ़द के साथ कल टर्की का दौरा कर रहे हैं। 3 दिन का ये विज़िट है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी 75 साल की पाकिस्तान और तुर्की की जो दोस्ती है वो वक्त में मुकम्मल हो रहा है और इस वक्त में ये विज़िट करना यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ ये जो बताया जा रहा है कि इस वक्त आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं और ये नई हुकूमत ख़ास तौर पर जिन चीज़ों को लेकर चल रही है, जिस विजन को लेकर चल रही है, उसके तहत ये दौरा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम इस वक्त ख़ास तौर पर कोशिशें कर रहे हैं उसके हवाले से भी ये एक बड़ा अहम दौरा है कि इंगेजमेंट्स होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारों को हम पाकिस्तान की तरफ राग़िब करें कि वो यहाँ पर आएँ और काम करें। इस हवाले से भी ओवरऑल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इस वक्त में ख़ास तौर पर ये दौरा जो होने जा रहा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियोज़ में हुमायूं खान साहब तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका। और इसके साथ साथ हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये सीनियर सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ आप सरबरा हैं TRT उर्दू सर्विस के। और डॉक्टर साहब जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इस दौरे के हवाले से बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान हमीद साहब सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा सर, आप वहाँ बैठकर किस तरह से देख रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरे की, कितना अहम है ये दौरा? सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात जो है वो मेरा ख्याल दुनिया में एक एग्जाम्पल रखते हैं। दुनिया में इस तरह के ताल्लुकात की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इतने गहरे और अवाम के दरमियान ताल्लुकात है। देखें, हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, लेकिन ये ताल्लुकात जो है दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान है। कोई हुकूमत आए या कोई हुकूमत जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के दरमियान ताल्लुकात होने की वजह से हमेशा ताल्लुकात जो है एक सतह पर कायम रहते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान के बड़े ही करीबी ताल्लुकात है। मेरा ख्याल पाकिस्तान के जितने भी सियासी रहनुमा हैं सबको मुझे करीब से एज ए तर्जमान के तौर पर, मुतरजम के तौर पर करीब से जानने का मौका भी मैसर आया। मैंने सबको देखा है, लेकिन जो दोस्ती और जो गहरा जो इत्मीनान सदर एर्दोग़ान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर है, किसी और पाकिस्तान लीडर पर नहीं है। इसी वजह से इनके साथ जो है सदर एर्दोग़ान के साथ और शहबाज शरीफ की जो दोनों की आपस की बड़ी गहरी दोस्ती है और इस दोस्ती का मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर फ़ायदा भी उठाएंगे और तुर्की में जो तुर्की के सरमायाकारों को पाकिस्तान मदऊ करेंगे। आपने देखा होगा जब वज़ीर आला थे ये पंजाब के शहबाज, तो उस वक्त भी तुर्क फर्मों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। और अब भी ये मौका है कि इनके मेन मकसद ही इनका यही शहबाज शरीफ साहब का कि आके पाकिस्तान के लिए अब जो है तुर्की के इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अगर स्पेसिफिकली थोड़ा सा आपने ताल्लुकात के हवाले से तो बात की है, ये दौरा बहुत अहम भी है। कुछ उन सेक्टर्स की अगर आप निशानदही कर पाएँ, आप हमें बता पाएँ कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान के लिए। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है, ज़रा उसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दें। देखिए, मैं ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में पाकिस्तान तुर्की के पिछले हुकूमत के दौर में बड़े अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन शहबाज शरीफ के दौर में ये ताल्लुकात बड़े इम्प्रूव हुए थे। बड़े पाकिस्तान में जो अस्पताल वगैरह बनाया गया, जो कुछ भी किया गया, ये शहबाज शरीफ के दौर में किया गया। और अब भी जो है सेहत के शोबे में बड़े करीबी ताल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तुर्की के दरमियान तुर्की जो है पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल बन सकता है। ये टूरिज्म के शोबे में तुर्की आपने देखा होगा कि यहाँ तकरीबन 40 मिलियन के करीब जो है हर साल से आते हैं, जिससे 45 बिलियन डॉलर का जो है सरमाया जो है वो इन डॉलर जो है वो कमाए जाते हैं। तो पाकिस्तान जो तुर्की से इस हिस्से में जो है वो इनको टूर ऑपरेटर्स को मदऊ कर सकता है, वहाँ पे सरमायाकारी की जा सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी टूरिज्म बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल सतही है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ टर्की जो है आपको बड़ी सपोर्ट कर सकता है। और सदर एर्दोग़ान जो है वो इस चीज़ के बारे में पाकिस्तान को हमेशा कहते चले आए हैं। आपने देखा हो जब उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया तो वो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेरा ख्याल है इस शोबे की तरफ इसमें इनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान टूरिज्म के शोबे की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और इसके अलावा जो है जो वो डिफेंस जो है दिफाई सनत में भी जो है वो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है इससे सबसे अच्छे ताल्लुकात जो है शोबा जो है दिफाई सनत का पाकिस्तान और टर्की में। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो तुर्की जो पाकिस्तान के लिए 4 बहरी जहाज भी तैयार कर रहा है। और ये बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है। मजीद जो है मिशन जो है बाकी कई एक शोबा
मैकेनिज्म का भी हिस्सा है बड़े अरसे से, 2007 से। उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की, टर्किश जो हुआ, अंकरा में हुआ, बहुत सारे मैकेनिज्म हुए जो पीस टॉक्स हुए। तो मेरा ख्याल है इस वक्त एक अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा इशू होगा जिसमें तुर्की के साथ मिलके, फिर तुर्की और पाकिस्तान D8 का हिस्सा है, डेवलपिंग कंट्रीज का, फिर हम ECO का हिस्सा है, फिर हम OIC का हिस्सा है। तो इन तमाम फोरम पे ये दो ममालिक, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे, इतनी यूनानिमिटी ऑफ व्यू है। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा ही अहमियत का दौरा है जिसमें उनको जाना चाहिए, और इसमें बहुत सारी बातें होंगी। अगर आप और डिस्कस करेंगे तो मैं उसके ऊपर और भी थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करूंगा। ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर खान साहब से थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उसको सम अप कर दें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमायूं बता रहे हैं कि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है उसमें इजाफा हो, या इससे पहले नून लीग के दौर में जो चीज़ें चलती रहीं, जिन चीज़ों पर काम होता रहा, क्या वो दोबारा कंटिन्यू हो सकता है? वही पॉलिसीज़ दोबारा आ सकती हैं जो सिलसिला जहाँ रुक गया था? क्या ये हम समझें कि इस विजिट के बाद शायद कुछ ऐसी खबर भी आ जाए? मुझे डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी आपकी तरफ और इस सिलसिले को यहीं से जारी करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर फुरकान हमीद साहब से मैं बात कर रही थी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो मैंने बात की थी कि क्या ये हम समझें कि अब ये जो विज़िट होने जा रहा है ये बहुत अहमियत का यकीनन हामिल है, लेकिन इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स नून लीग के हुकूमत में चल रहे थे, क्या वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोबारा बहाल हो पाएंगे? हाँ जी, अब प्रोजेक्ट तो लाजमी तौर पर शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के जाती तौर पर सदर एर्दोआन के बड़े गहरे तल्लुकात हैं। आपने शायद देखा होगा कि जब सदर एर्दोआन की बेटी की शादी भी हुई तो एज ए गवाह के तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ को मदऊ किया था। दुनिया के गिने चुने लीडरों में से नवाज शरीफ एक थे जो उस वक्त जो है एज ए गवाह के तौर पर हुए थे। इसलिए जो है सदर एर्दोआन के साथ शहबाज शरीफ जो है जो कुछ भी हो सका, मेरा ख्याल कोई सियासी लीडर आज तक ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि शहबाज शरीफ के बड़े गहरे तल्लुकात है। ये लाजमी तौर पर सदर एर्दोआन के साथ मिलकर कोई ना कोई पाकिस्तान और टर्की के नया कोई जॉइंट वेंचर का एहतमाम करेंगे, कोई ना कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए बंदोबस्त किया जाएगा। इस तरह जो है वो आपको कोई वो नहीं, मेरा ख्याल किसी किस्म का वो नहीं होना चाहिए। लाजमी तौर पर जब शहबाज शरीफ टर्की तशरीफ ला रहे हैं तो वो कुछ लेकर मतलब लाजमी तौर पर यहाँ से जाएंगे और कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो इससे पहले कोई सियासतदान नहीं कर सका। लाजमी तौर पर इस दफ़ा शहबाज शरीफ जो है अपने मकासद को, क्योंकि इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे उन्होंने उस वक्त तक ऐसा जबरदस्त काम किया था कि सब लोग जो है वो दंग रह गए थे। अब जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान ऐसा कुछ करेंगे कि जाहिर है कि सारी दुनिया जो पाकिस्तान की तरफ जो नजरें लगी हुई है वो कम से कम पाकिस्तान जो माली हालात है वो उसमें कुछ ना कुछ हद तक बेहतरी देखी जाएगी। टर्की और पाकिस्तान के जो जॉइंट वेंचर नए नए इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ तक जो है इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के जो जिंदगी में मेरा ख्याल नाकामी कभी भी मैंने देखी, वो हमेशा जिस चीज का बेड़ा उठा लेते हैं वो उसको लाजमी तौर पर उसको मुकम्मल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, CRT उर्दू सर्विस। और हमायूं साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि इस वक्त जिस हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे थे, आपने भी इशारा किया कि उसके लिए कोई अच्छी खबरें हो सकती हैं। जो पहले प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो भी बहाल हो सकते हैं। डिफेंस की तरफ, हेल्थ की तरफ, बहुत सारी सेक्टर्स की तरफ उन्होंने इशारा किया कि पोटेंशियल है, वहाँ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ जो पहले शुरू था और फिर बाद में रोक दिया गया। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है और हम रिन्यूड जो है विगर आएगा उनमें। टर्की जो है वो डिफेंस के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एलाय है। टर्की हमसे इंपोर्ट भी करता है स्मॉल आर्म्स, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान की और टर्की की नेवी की डील हुई, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, जो मिलजियम प्रोजेक्ट था जिसमें हमने $1.5 बिलियन के जो है एवज जो है वो 4 कोवेट जो है वो खरीदी नेवी के लिए। उसके अलावा अगर आपको याद हो, टर्की हिस्टोरिकली चूंकि नेटो का भी हिस्सा है, उसका वेस्ट और यूरोप के साथ भी बड़ा करीबी ताल्लुक है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती थी, सैंक्शंस होती थी, तो F-16 का जो हमारा अपग्रेडेशन है वो भी हमने टर्की के थ्रू की। तो टर्की के पाकिस्तान के साथ बड़े ही करीबी और बड़े ऐसे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इसको अब एक नई जहत पर लेके जाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टर्की की जो है बहुत बड़ी फर्म्स हैं। टूरिज्म का जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो डील हो चुकी है जिसमें हमें डुअल नेशनैलिटी जो है हम रख सकते हैं और एक दूसरे के अंदर जो है मुल्कों के अंदर ट्रेड और वो कर सकते हैं। वो करने की बड़ी जरूरत है और उसके ऊपर भी बात होगी इस ट्रिप के अंदर। ठीक है। फिर इसके अंदर जो एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको याद हो, 2009 में पाकिस्तान की जब इकोनॉमिक हालात फिर इसी तरह से इससे पहले ख़राब हुए थे, तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें टर्की ने जो है सबसे पहले $100 मिलियन का जो है वो वादा किया, प्लेज किया, और वो दिए भी। तो मेरा ख्याल है इस कोऑपरेशन को हमने फार्मास्यूटिकल के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, टूरिज्म के अंदर, टूरिज्म जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तानी जो इस वक्त जो है नॉर्मली यूरोप या अमेरिका या वेस्ट की तरफ जाते हैं,
टर्की ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। पाकिस्तान को उस मॉडल से सीखना चाहिए और हमें भी ऐसे अपने टूरिज्म के मॉडल बनाने चाहिए। टर्की एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी हिस्सा है, टर्की जो है BRI का भी हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारी ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें जाके गुफ्तगू होगी। और जो सबसे बड़ी डिमांड है, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे, या हमारी दुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जब जाएं अपने डेलीगेशन के साथ तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स जो है मुख्तलिफ शोबों के अंदर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर हमारी ज़रूरत है। और अगर उन बिजनेस फोरम्स की जो मीटिंग्स होंगी उसके अंदर टर्किश कंपनीज की तरफ इन्वेस्टमेंट का जो पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया जाएगा, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी अहमियत का है। और फिर अफगानिस्तान, उसके ऊपर दोनों मुल्कों ने मिलकर जो है कोई एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनानी है कि अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को किस तरह हमने, ये भी एक बहुत अहम चीज है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर भी कोई पेशरफ्त हो पाएगी, गुफ्तगू होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके हवाले से। अभी तक जो हैं वो नताइज उसके आ रहे हैं। 32 अजला में जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं, 9 साल के बाद ये इलेक्शंस हुए हैं, तो इस हवाले से भी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हैं। और हुकूमती इत्तेहाद ये बताया जा रहा है जो इस वक्त नताइज आ रहे हैं कि वो उसे गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में हमें इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी नज़र आ रहे हैं कि जो कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, उनको इसमें खासी बुरी शिकस्त हुई है। और इस हवाले से अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, आगे का सिनेरियो कैसे होगा, जो हुकूमत इत्तेहाद है उसमें जो जमातें हैं, BAP है, मैंगल पार्टी है, JUIF है, नेशनल पार्टी है, ये सारी पार्टीज़ जो हैं ये आगे किस तरह से बढ़ेंगी। और असल जो मकसद होता है लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस का कि आपने डिलीवर करना है, वो एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हमें नज़र आना चाहिए कि लोगों को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ मिले, उनके काम जो हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, रुके हुए होते हैं, वो सारे काम हो जाएँ, तो ये हमें नज़र आना चाहिए। इसके लिए एक बड़ी रेलिवेंट शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फराह शाह साहिबा जो हैं वो तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत हैं, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं वाया स्काइप, और उनसे हम ये सारी चीज़ें पूछते हैं। बहुत शुक्रिया फराह साहिबा आपके वक्त का। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, इनिशियली इस वक्त जो है वो नताइज आ रहे हैं सारे, थोड़ा हमें बता दीजिएगा इस माहौल के हवाले से कि ये जो इंतखाबात हुए हैं अब तक कौन सी हुकूमती इत्तेहाद बताया जा रहा है कि वो कामयाब है, आज़ाद उम्मीदवार इसमें कामयाब हुए हैं, सिचुएशन क्या है ओवरऑल? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस थे, आपको पता है कि बलूचिस्तान में 2013 के बाद ये इलेक्शंस हुए हैं जो नहायत इम्पॉर्टेंट थे और इतने खुशगवार माहौल में हुए हैं कि जो अवाम थी उसका जो जोश और जज्बा था वो काबिल तारीफ था, और टर्न आउट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा था। More than 60% turnout था। 779 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और खुशाइन बात ये है कि 132 जो फीमेल पार्टिसिपेशन है इसमें कैंडिडेट्स की जनरल इलेक्शन में, वो बहुत खुश आइंद है। और वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत की ये तरजीहात में बात शामिल है, खवातीन को हर शोबे में आगे लेके आए। और फिर हुकूमत बलूचिस्तान की ये भी अव्वलीन तरजीह थी कि पावर्स को डेलीगेट किया जाए निचली सतह पर। बल्दियाती इलेक्शन वाले से आप जानते हैं कि लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे होते हैं वो किस कदर अहमियत रखते हैं। और इसके साथ साथ अब जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बड़े ही सख्त किस्म का एक माहौल था, जिस तरह के हमें सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, हमें टेरर अटैक्स के भी खदशात थे, और फिर जो कलअदम तंजीमें थी उनकी तरफ से भी थ्रेट्स थे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अवाम जब बाहर निकली है, वोटिंग की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली है, तो हमारे पाकिस्तान के लोगों ने उन शर पसंद तंजीमों को और जो बैरूनी साजिशों में इन्वॉल्व रहते हैं और बैरूनी साजिशें करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और खिराज तहसीन पेश करती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ मौजूदा हुकूमत को, इसमें जितने स्टेक होल्डर्स शामिल थे, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, FC, पाक आर्मी, लेवीज, पुलिस, सब ने अपना किरदार भरपूर तरीके से इसमें दिया है। और आप देखें कि
अब तो जिस तरह आपने बात की कि हमारी पार्टीज वगैरह इसमें अभी तो जी, मैं फरा साहिबा उसी तरफ आना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस वक्त हमें कामयाब जो है वो इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाप पार्टी जो है वो वहाँ पर बरसर इक़्तिदार है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक शायद वो डिलीवर कर नहीं पाए हैं। ओवरऑल एक परसेप्शन है वहाँ पर। मैं ये चाहती हूँ कि इसको भी आप क्लियर कर दें कि क्या वाकई तवक्कुआत के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाए। फिर जब हम JUIF की बात करते हैं तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन पर हमें वहां पर नजर आती है। KPK में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अब यहाँ पर भी अच्छी सीट्स ले ली। इसकी वजह क्या है? ये दो चीजें हैं जी, और इंडिपेंडेंट तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं जी, इंडिपेंडेंट तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं और उनकी तवज्जो ज्यादा मैं ये देख रही हूँ कि बाप पार्टी की तरफ ही है। उनकी शमूलियत भी आप देखेंगे कि इक़्तिदार में हमारी पार्टी है बाप पार्टी, उसमें वो जरूर शमूलियत इख्तियार करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि बाप पार्टी सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रही, कितने ऐसे वंडर्स हैं जो मैं आपको गिनवाऊं कि मौजूदा हुकूमत ने मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो की क़यादत में किस कदर अहम इनिशिएटिव्स लिए हैं इन चंद माह में। ठीक है, रेकॉर्डिंग आप देख लें, उसके साथ क्वेटा पैकेज का एक बहुत बड़ा मंसूबा है। किसान कार्ड का इजरा बहुत बड़ी कामयाबी है। हेल्थ कार्ड का इजरा ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। रोजगार के मौके जिस तरीके से पैदा किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत में, वो काबिले सिताइश हैं। हमारे बहुत से ऐसे मुलाजिमीन थे जो पिछली हुकूमतों की वजह से बरतरफ किए जा चुके थे। जैसे ही मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, उन सब को बहाल किया। और इसी तरीके से हम अपनी यूथ की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि यूथ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है लेकिन स्किल्ड यूथ की बहुत ज्यादा कमी है। तो बलूचिस्तान में हम अपनी यूथ को बाहर के इंस्टीट्यूट्स में मुतारिफ करवा रहे हैं, भिजवा रहे हैं। इसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की मैंने आपसे बात की। तो ये तरक्की का एक सफर है। इल्जामात तो लगते रहते हैं और जो लोग खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं होते वो इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, अच्छा फरा साहिबा, एक तो आजाद जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपका एनालिसिस शामिल हो जाए, और JUIF के हवाले से जरा स्पेसिफिकली इनके हवाले से मुझे बता दीजिएगा कि क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। ये भी क्रेडिट जो है मौजूदा हुकूमत को जाता है कि ये हमारे प्लान्स में शामिल था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन से पहले हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स और हमारी यूथ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो टर्न आउट आप देख रहे हैं 60% से ज्यादा, ये उस अवेयरनेस कैंपेन को भी मैं कहती हूँ कि क्रेडिट जाता है जो हुकूमत ने चलाया थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंडिडेट्स भी आए और पार्टिसिपेशन भी लोगों की ज्यादा से ज्यादा हो। और जिस तरह आपने JUI की बात की, देखें बाप पार्टी है, JUI है और मौजूदा हुकूमत चीफ मिनिस्टर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो, ही द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन हिस्ट्री कि हमारे ना सिर्फ हुकूमती बेंचेस पे बल्कि हमारे ऑपोजिशन बेंचेस पे जो लोग बैठे हैं वो उनकी क़यादत पे मुकम्मल एतमाद करते हैं। तो ये जो जितनी भी जमातें हैं इन्होंने बहुत ही बड़े नंबर से ये जीती हैं और अभी तो रिजल्ट्स फाइनलाइज होने हैं, अभी तो मज़ीद तो रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा फरा साहिबा, आप हमारे साथ ही हैं। खान साहब से भी मैं उनकी ओपिनियन ले लेती हूँ। ओवरऑल इन इलेक्शंस को, बल्दियाती इंतखाबात को आप कैसे देख रहे हैं? 9 साल बाद हुए हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। क्या ये सारे नुमाइंदे इतने बाइख्तियार होंगे? देखें, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नुमाइंदे बने बेसिकली बेसिक डेमोक्रेसी या जो लोकल गवर्नमेंट है उसका मकसद ही यही है कि अवाम तक जो है लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए इख्तियारात को इस्तेमाल करने का जो हक है। तो क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन का काम होता है और जो रोज़मर्रा की डीलिंग होती है वो लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट ने करनी होती है, जिसमें बिजली, पानी, गैस, बहुत सारे। तो उसमें बलूचिस्तान का, जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी जो किया, जो स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, अगर मेरा ख्याल है कूडोज टू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। एक तो जितना बड़ा टर्न आउट रहा, अब देखें यहाँ का जो बहुत ह्यूज, और फिर देखें कि 5226 के करीब अप्रॉक्सीमेटली जो पोलिंग स्टेशन थे 32
उसमें से 2000 के करीब सेंसिटिव थे, हाईली सेंसिटिव, और तकरीबन 2000 के करीब सेंसिटिव थे। इसके बावजूद बलोच अवाम का निकलना इस बात को बताता है कि दे आर वेरी प्रो डेमोक्रेटिक। ये जो हम सुनते आए थे कि वहां पे जो फोर्सेज हैं जो ये करना चाहती हैं सेपरेटिस्ट, उस चीज को तमाम नफी करती हैं। वो लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट यूज करना चाहते हैं। फिर इस गवर्नमेंट का जो मौजूदा गवर्नमेंट है बाप की, उनको भी बड़ी जो है ना दाद देनी चाहिए कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का जो है इनेकाद किया, बाकी प्रोविंसेस में अभी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ी खुशाइन बात है। फिर औरतों की रिप्रेजेंटेशन, एक बलोचिस्तान जैसा प्रोविंस जिसको हम हमेशा से बैकवर्ड समझते आए और है बाय द वे बिकॉज ऑफ देयर अंडर डेवलपमेंट फॉर मेनी रीजंस, मतलब राइट और रॉन्ग लेकिन है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि बलोच जो है अपने हक के लिए, अपने जमहूरी हक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने जमहूरी रास्ते का मुजाहिरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें उसमें नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि किसी और प्रोविंस के मुकाबले में सबसे ज्यादा हमें इस लोकल गवर्नमेंट में नजर आई है। तो ये मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है और खुशाइन बात है कि इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। अब जो आपका सवाल था कि क्या उनको ये राइट्स मिलेंगे, मेरा ख्याल है इस परफॉर्मेंस के बाद उनको सबसे ज्यादा राइट्स देने चाहिए। उनको एनएफसी के अंदर भी जो है दोबारा हमें रिकंसिडर करना चाहिए कि उनके जो है वो जो रेवेन्यू हम जहाँ क्रिएट करते हैं फिर हमें उनको एक्सपेंडिचर उसको देना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हम सोच रहे थे, साउथ जो बलोचिस्तान का एक प्रोजेक्ट था, उसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे बलोचिस्तान के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है, मैं उनकी जगह पे नहीं बोलना चाह रहा। मैं चाहती हूँ यही सवाल जरा हम उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं बता पाएंगी। फराह साहिबा, एक्सपेक्टेशंस इस वक्त बहुत ज्यादा हैं और हुमायूं साहब जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, बड़े वो सेटिस्फाइड हैं। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी हमारे लिए बड़ी एक खुशाइन चीज़ है कि बलोचिस्तान में सबसे पहले जो है ये सिलसिला मुकम्मल होने जा रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, लोकल बॉडीज़ जो वहाँ पर अब मुंतखब लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर, क्या वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होंगे, वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरे उतर पाएंगे? 9 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। जी 200% वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होंगे। और यहाँ मैं आपको एक अहम बात ये बताऊं कि पिछली जो हमारी हुकूमत थी, सारी मिनिस्ट्रीज की जो पावर्स थी सीएम हाउस तक महदूद हो गई थी। ठीक है। और मिनिस्टर सारे भी रो रहे थे। लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिजिंजो आए, उन्होंने सारी पावर्स जो दोबारा से मिनिस्ट्रीज को दी। तो इसीलिए आप ये देखें कि बड़े अहम इनिशिएटिव जो हैं लिए गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बताऊं कि टर्न आउट से हमने देखा लोकल बॉडीज इलेक्शन में, और स्पेशली जो वेरी सेंसिटिव एरियाज थे, जिस तरह कोहलू है, वाशुक है, अवरान है, और हमारा है, ये सारे एरियाज। ये भी मैं आपको बताऊं, कोहलू से हमारी 22 फीमेल कैंडिडेट्स थी और इसी तरीके से ये वेरी सेंसिटिव एरिया था। और फिर अवरान और वाशुक से हम तो हमारा देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी वेदर आप देख लें कि वेदर की क्या कंडीशन है, और इन एरियाज में बहुत गर्मी होती है। एक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा मसला होता है लोगों को। लेकिन इस बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अवाम का निकलना, अपने आईनी हक का इस्तेमाल करना, उन्हें भी बहुत अच्छे से पता चल गया। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इसमें कल अंदर तंजीमों की तरफ से बड़े थ्रेट्स थे और वो ये इनको सबोताश करें, लेकिन अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में निकल के, कैंडिडेट्स ने इतनी बड़ी तादाद में हिस्सा लेके उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि वो साजिश का ना हिस्सा रहे हैं, ना है और ना आगे होंगे। वो बलोचिस्तान तरक्की चाहते हैं। जी जी हम जी फराह साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं, एक कल्चर है, एक रिवायत है पूरे पाकिस्तान में कि बाद में जो रिजल्ट्स होते हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता। मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से जो है वो खदशात सामने आते हैं, उनके अपने कंसर्न्स होते हैं। इन लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के हवाले से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या इसको मान लिया जाएगा या अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, या फिर कुछ मसाइल इसमें देख रही हैं? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से शुरू में ही लोकल बॉडीज इलेक्शंस का प्लान किया जा रहा था, चीफ मिनिस्टर की सख्ती से इंस्ट्रक्शंस थी कि इंतजाम मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करेगी इस इलेक्शन में। और जिस तरीके से आपने देखा कि आजाद कैंडिडेट्स जो थे वो बहुत ज्यादा तादाद में जीते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना माना जाए, बल्कि बड़े दोस्ताना माहौल में बलोचिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं और कई जगहों पर बिला मुकाबला भी लोग जीते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
फरा अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, और सारी डिटेल्स वगैरह हमें उन्होंने बता दी हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। ज़रा एंड में थोड़ा ये जो हम शफाफियत के हवाले से बात करते हैं ना, हमारी साहब इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ हमेशा ये मसला रहा है। अंडरस्टैंडेबली ऐसा रहा क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारी बहुत बढ़ गई है, पहले भी थी और अब ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इसमें जो फिगर्स आपके पास आए हैं तकरीबन 1500 के करीब जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जी बिल्कुल। अब आप किसी पार्टी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा सकते थे कि मुझे इस पार्टी की सपोर्ट है या मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट है। इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट है। तो बलूचिस्तान का हमने हमेशा से ये देखा कि बड़ा जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग या जो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन रही है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट भी रही है और उनकी जो है इंडिपेंडेंट भी रही है। तो इसमें अब ये जो इंडिपेंडेंट बने हैं इनको ऑब्वियसली फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी कह लें या वो जो है उसके लिए उनको किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को शामिल करना होगा ताकि वो अपने लोगों के लिए कर सकें। तो हमारे पास अब दो बड़े अहम सवाल हैं कि क्या इख्तियारात जो हैं वो असल में उनके नुमाइंदों को मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनका इंतकाल उनकी तरफ होगा, फिर रिसोर्सेज की जो ज़रूरत है डेवलप करने के लिए। अब देखें हर ज़िले के अंदर जो बजट बनना है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का या जो डिस्ट्रिक्ट मेयर होगा वो एक बजट बनाएगा रेवेन्यू को देखते हुए। फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का 66% से ज़्यादा का एक सूबा है, उसमें बहुत बड़ी रेवेन्यू की ज़रूरत है एक्सपेंडिचर करने के लिए। उनके पास हैं भी, लेकिन इस सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कोई इतना बड़ा सवाल नहीं उठा क्योंकि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट है। उन्होंने अब फैसला करना है कि किस पार्टी की तरफ। उसके बाद इख्तियारात की मुंतकिली जो है वो बड़ा अहम सवाल है कि वो किस हद तक होगी। और अगर बेहतर होगी तो लोग उससे फायदा उठाएंगे, बलूचिस्तान उठाएगा और इनडायरेक्टली पाकिस्तान उठाएगा, पूरे पाकिस्तान क्योंकि वहां पर जो मसाइल होते हैं आपको पता है, फिर पूरा पाकिस्तान जो है उसका इफेक्ट हमने हमेशा से देखा है। तो वो मुझे लगता है और उम्मीद है कि वो पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ऑप्टिमिस्ट, मुझे लगता है कि इख्तियारात उनको मुंतकिल होंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इस हवाले से मजीद भी बात होती रहेगी आने वाले दिनों में। अभी आखिरी जो चंक है हमारा, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से बात कर लें। बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। यूएन की जो सलामती का काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग टीम ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में जब हुकूमत की तब्दीली हुई, वहाँ पर जो हालात हुए, उससे जो फ़ायदा हुआ है वो कलदम TTP को बहुत ज़्यादा इससे हुआ है और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा ख़तरा रही भी है और अभी भी पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से। और इस ग्रुप की सरगर्मियाँ जो हैं वो आने वाले दिनों में भी खुदा न खासा जो एक्टिविटीज़ हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बड़े ख़तरे का बायस हो सकती हैं। और सिचुएशन उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब ये बताया जाता है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे जंगजू जिनका बैरून मुल्क से ताल्लुक़ है वो उनके साथ मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो अफगान अबूरी हुकूमत है उसने उसको डिनाई कर दिया, इस रिपोर्ट को उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि ये रिपोर्ट जो है ये एक तरफ़ा है। उन्होंने कहा इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं जब ये आती हैं ये एक तरफ़ा होती हैं, चूँकि हमारी इसमें शमूलियत नहीं होती है, कोई हमारी तरफ से इनपुट उसमें शामिल नहीं किया जाता, बस मफरूज़ों की बुनियाद पर ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी कर दी जाती हैं। इसलिए इस पर इतना यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि साथ ही साथ उन्होंने एक मुतालबा भी किया है कि हमारा एक जो मुस्तकिल नुमाइंदा है वो सलामती काउंसिल का हिस्सा होना चाहिए। सुहेल शाहीन साहब का नाम भी दिया गया था लेकिन उसके बाद जो मामला आगे बढ़ नहीं पाए, ये कितना जायज़ है उनका मुतालबा, इस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हुमायूं साहब तो मेरे साथ हैं ही हैं, एहसान महसूद टीपू साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे ज़रा हम इस सारी सिचुएशन के बारे में समझ लेते हैं कि हकीकत क्या है। एहसान महसूद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप ज़रा मुझे बताएंगे इस रिपोर्ट के हवाले से, ख़ास तौर पर हम पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो अहम फीचर्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान के लिए कलदम TTP कितना बड़ा ख़तरा है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो वही लोग उठा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है इसमें। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। ये जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की तालिबान मॉनिटरिंग रिपोर्ट है तो इसमें कुछ बहुत अहम नुकात उठाए गए हैं और इसमें खासकर पाकिस्तान के लिए जो कंसर्न वाली बात होगी तो वो फॉरेन फाइटर्स के हवाले से, और वो सिर्फ TTP नहीं बल्कि वहाँ पे अलकायदा का भी जिक्र हुआ है। जी बिल्कुल। ETIM तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का भी वहाँ पे जिक्र हुआ है, कुछ और भी तरह की तंजीम है और दाइश खुरासान का भी उसमें जिक्र है। तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और कंसर्न वाली बात है वो होगी। और इसमें उन्होंने कुछ फिगर्स भी कोट किए हैं इस रिपोर्ट में
कि टीटीपी के जो फाइटर्स हैं तो वो यानी 4000 से 5000 तक उनकी स्ट्रेंथ है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। और जो वहाँ पे यानी जिस तरीके से कोट किया गया है कि ये वाहिद ग्रुप है जिसको मुसलसल अफगान तालिबान की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है और उनको बेसेस भी दिए गए हैं और वो ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये मेरे ख्याल में तो इस रिपोर्ट में बाकी भी है, इंडिया के हवाले से भी बात हुई है कि और चाइना के हवाले से भी कंसल्टेशन टू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी है वहाँ पे, लेकिन वो लो प्रोफाइल है। और उसमें ये बात भी डिस्कस की गई इस रिपोर्ट में कि इस तरह की भी है कुछ जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि उसको डिसआर्म कर दिया गया है तालिबान की तरफ से, लेकिन सिर्फ टीटीपी के हवाले से है कि उनको ओपनली सपोर्ट भी मिल रही है और उनकी तादाद भी बाकी तंजीमों से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा हुमायूं साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहती हूँ हुमायूं साहब की भी राय ले लेते हैं इस पर। हुमायूं साहब, एक तो ये रिपोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर रही है अफगान और बुरी हुकूमत, वो मानने को तैयार नहीं है कि ये रिपोर्ट जो है सही हो सकती है या गलत है रिपोर्ट। देखें, हम तो बेसिकली एहसान साहब जो हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो उनकी बहुत गहरी नज़र है, बड़े अरसे से इस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे। टीटीपी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, अभी से नहीं है, पिछले चंद महीनों से, जब से 9 महीने हो गए जब से नई तालिबान की इंटर्म सेटअप आई है, उसमें इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ का इजहार करना कि सेवरल थाउजेंड सोल्जर्स ऑफ टीटीपी एग्जिस्ट, और वो पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा। और ये टीटीपी वो है जो पिछले 15-20 साल से वहाँ पे एक्टिव है, जो एपीएस का जो है मौजूद भी यही बनी और बेताशा चीज़ों का। उसके बाद फिर हमारी एक अटेम्प्ट भी हुई कि इनके साथ हम रिकन्सिलिएशन करें पिछली गवर्नमेंट के अंदर। एक दफ़ा सीज़ फायर भी हुआ, और लेकिन उस सीज़ फायर के दौरान भी हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मतलब बाकी शहरों को तो छोड़ दें, पिंडी इस्लामाबाद के करीब भी उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हमें देखने में। और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपना जो उनकी डिमांड्स हैं वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट और रबिश किस्म की हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान गवर्नमेंट का ख्याल था कि इनके साथ शायद नेगोशिएशन हो सकती है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, उनके अज़ाइम बहुत बड़े हैं, वो एक ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं जहां पे इंस्टेबिलिटी हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूएन के अंदर पहले ही एंगेजमेंट्स की बात कर ली है, तो चले इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। मैं चाह रही थी रिपोर्ट पे मजीद बात करें। बहरहाल ये क्या एंगेजमेंट्स जो हैं वाकई प्रैक्टिकली हो सकता है, इस पर कुछ पब्लिक सेंटिमेंट भी आपको ये पता है कि पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं करते कि जो एपीएस के बच्चों के जो शहीद हुए उनके कातिलों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हर हुकूमत कोशिश तो ये करती है लेकिन उसमें कामयाबी होती नहीं है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूएन के अंदर कुछ डोजियर्स जमा करवाए हैं जिसमें टेररिज्म के ऊपर हमने देखा कि टीटीपी को इंडिया की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही थी, उनके एलिमेंट्स को। अब टीटीपी को एक यूनानिमस बॉडी नहीं है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें उसका सरबराह कौन बनता है और फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। तो जब पहला अमल शुरू किया गया था गुफ्तगू का, जो कि नेगोशिएशन होती है हर किसी, उसमें मकसद यही था कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि हु वांट्स टू ले देयर आर्म, उनके साथ गुफ्तगू हो जाए। शायद पब्लिक सेंटिमेंट में वो बड़ा गलत था कि ऐसे जिन्होंने हमारे 150 बच्चों की जान ली, उसके ये 150 के अलावा हजारों और भी इसके वाकयात हैं। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जो लोग इस चीज से रिवर्ट करके वापस आना चाहें उनको अपने साथ आए, और जो हीनियस क्राइम में कमिट जिन्होंने किया उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि उनकी डिमांड्स ऐसी थी कि वो ब्लैंकेट जो है वो कवर चाह रहे थे, उसमें जो है फिर वो शरिया का नफाज और उसमें बहुत सारी चीजें, एहसान साहब उसके ऊपर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं बिकॉज ये हर वक्त रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अब मुमकिन नहीं है। जो मुझे लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनके साथ गुफ्तगू हो नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। और यूएन की रिपोर्ट ने बता दिया है कि वो कितने एक्टिव हो चुके हैं, कितने लीथल हो चुके हैं और कितनी उनकी तादाद है और वो कितनी खतरनाक हो सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक आपको एक डिसाइसिव गुफ्तगू होनी चाहिए इंटरम सेटअप ऑफ अफगानिस्तान के साथ। इसी बात को लेकर मैं जरा चाहती हूँ कि एहसान साहब की तरफ जाते हैं। एहसान साहब, ये जो बताया जा रहा है, आपने भी जिक्र किया था कि हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो जंगजू हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। क्या इतने ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, इतनी कैपेसिटी है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं? हाँ, नहीं, वो तो खतरे का अगर आप वो देख लें स्केल, तो ये तो ऑलरेडी यानी पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन चुका है। और वो हमने देखा भी है कि पूरे मुल्क में उनकी तरफ से हमले भी हुए हैं, और अभी भी यानी जो कबायली इलाका है यानी सीज़ फायर से पहले और खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पे उनकी तरफ से हमले मुसलसल होते रहे। तो ये तो उन्होंने यानी है, उनमें ये कैपेसिटी भी है। और अभी तो सबसे जो बड़ी उनको एक सपोर्ट मिली है वो अफगान तालिबान की शक्ल में अफगानिस्तान में। वहाँ पे उनको सेफ हेवन्स हैं, वहाँ पे उनके ट्रेनिंग ग्राउंड पे उनको नया अमेरिकन असला उनके हाथ आ चुका है और स्नाइपर गन्स हैं उनके हाथ।
तो ये फ्यूचर में भी वो यानी लीगल साबित हो सकती है। और दूसरा ये कि जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उनको पूरा तरीके से सील करना, हालांकि बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फेंसिंग भी की है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्योंकि जो कबायली इलाके के वहाँ पे लोग हैं तो उनका आना जाना होता है अफगानिस्तान की तरफ भी। फिर वहाँ पे फैमिली डिवीजन भी हुई है, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ हैं एक ही कबीले के, कुछ लोग अफगानिस्तान की तरफ, तो उस रोकथाम वहाँ पे करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में ये यानी कि PTP के साथ अगर मुज़ाकरात का ऑप्शन और मुज़ाकरात के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं ताज़ा तरीन वो ये कि चीज़ें काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं और आज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फ्री फायर है जो कि आज खत्म हो रहा है उसकी एक्सटेंशन भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में कि एक मौका मिलना चाहिए। और इस दफ़ा जो पाकिस्तान के लिए सबसे एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे एक चीज़ सामने आई है वो है हक्कानी नेटवर्क की सूरत में कि सिराज हक्कानी खुद इस पूरे प्रोसेस को मीडिएट कर रहा है और वो खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और अफगान तालिबान में सबसे ज्यादा जो PTP पे इन्फ्लुएंस है तो वो सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जो कि हक्कानी नेटवर्क का सरबराह है। तो मेरे ख्याल में अगर मुज़ाकरात की चीजें बेहतर हो सकती हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग भी कबायली इलाके या खैबर पख्तूनख्वा के वाले ये तालिबान देश का पूरा एक वेव आया था तो उसमें काफी सफर हो चुके हैं। तो ऐसा PTP की कैपेसिटी भी है, उनके पास लोग भी हैं, उसकी तादाद बढ़ भी चुकी है। और खासकर ये जो नए सरबराह बने हैं मुफ्ती नूर वली महसूद जी, इन्होंने वो जो स्प्लिंटर ग्रुप से तकरीबन इस रिपोर्ट में जो उसका जिक्र है कि 17 के करीब जो स्प्लिंटर ग्रुप से जो PTP की इंटरनल डिवीजन और इनफाइटिंग की वजह से वो अलग हो गए थे, उन्होंने दोबारा PTP को ज्वाइन कर लिया है। तो ये तो खदशात हैं और थ्रेड भी अपनी जगह मौजूद है। और हमारी जो सिक्योरिटी हुकाम है तो वो उसकी पूरी कोशिश है, वो एफर्ट कर रहे हैं कि ये अगर मुज़ाकरात ये मामला खत्म हो सकता है तो इससे बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मुख्तसरन मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात की जा रही है वहाँ इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा सुहेल शाहीन साहब का नाम दिया गया था, लेकिन क्या ये मुतालबा पूरा हो सकता है या वाकई इस पर कुछ काम हो सकता है या बस एक मुतालबा ही रहेगा? नहीं, नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको वहाँ भी कोई सीट यानी वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट उनको मिल सकती है। UN में हालांकि वो ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुके हैं सुहेल शाहीन साहब को, लेकिन इंटरनेशनली भी किसी मुल्क का अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली। फिर अब रिसेंट पास्ट में दो इस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं अफगान तालिबान की तरफ से, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म भी आ रही है और प्रेशर भी तालिबान पे बढ़ रहा है। तो एक है वो लड़कियों के तालीम के हवाले से, और दूसरा उन्होंने जो वहाँ पे उनकी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जो बैन लगा दिया है कि यानी वो हिजाब तो उन्होंने वो फर्ज एक तरह से करार दिया है ख़वातीन के लिए अफगानिस्तान में। ठीक है, ये जो दो इक़दाम है इसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंसर्न है, तो मुझे नहीं लग रहा कि नियर फ्यूचर में वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है, मैं चाहती हूँ हुमायूं साहब की राय ले लेते हैं। हुमायूं साहब, जब से हमने ये देखा कि अबूरी हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, बारहा ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के लिए हमें सवाल नहीं होने देंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान में भी बहुत से वाक़यात हुए, ईरान भी परेशान है, जो दीगर हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर कोई इतना इत्मीनान नज़र नहीं आता है, बेचैनी नज़र आती है। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा या प्रैक्टिकल अप्रोच भी नज़र आएगी, वाकई ऐसा कुछ काम किया जाएगा? मेरा ख्याल है करना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ एहसान साहब ने जो कहा कि उनके जो अपने चंद अमल हैं जब तक वो पूरे नहीं करेंगे, जिसमें औरतों की तालीम के बारे में जो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रिक्ट रवैया रखा, फिर उनकी जिस मिनिस्ट्री का ये जिक्र कर रहे हैं वाइस एंड वर्चू अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, उनके जो फैसले हैं औरतों की तालीम के बारे में, औरतों के हिजाब के बारे में, मीडिया की लास्ट टाइम हमने बात भी की इसके हवाले तो से। इन सारी चीज़ों को देख, और फिर इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो है वो, हम तो उसको बुरी हुकूमत कह रहे हैं, वो उसको कंफर्म कर चुके हैं कि वो उनकी मौजूदा हुकूमत है। तो जब तक वो इन चीज़ों के अंदर कोई लचक नहीं दिखाएंगे, एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन का वो भूल जाएं, दूसरा ये कि ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन दहशतगर्द तंजीमों का उनके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर TTP का जिक्र था, इससे पहले वाली जो थी उसमें दाइश का जिक्र था, उसमें और बहुत सारी ETIM का था, IMU का था, और काफी सारी अलकायदा का जिक्र था बड़ा, कि वो अपने सर फिर उठा रही हैं। बिल्कुल। तो अगर जब तक ये हुकूमत, फिर इनकी रेट इसलिए कायम नहीं हो रही जो गवर्नेंस डिलीवरी की रेट है, उनका एक पॉलिटिकल जो है वो तो वह है, उसके अलावा भी रेजिस्टेंस शुरू हो रही है।
तो मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों में जब तक इन्होंने रीजनल कंट्रीज का उस सिस्टम को नहीं समझेंगे तो दे विल मिस द बस। अब उनको लचक दिखानी है और वो बड़ी जल्द दिखानी है, जल्दी, वक्त कम है उनके पास। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब और एहसान महसूद टीपू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं अफगानिस्तान के हवाले से बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।